गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एसिड और बेस किसे कहते हैं, और एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था आपको स्वांटे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या, लेविस का कॉन्सेप्ट क्या। तीनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि एसिड और बेस क्या है। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिली कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक्स होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये आज का हमारा टॉपिक्स है। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो एक चीज मैं और बताऊं बेटा, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी की डिफिनेशंस क्या होती है। प्रॉपर्टी की डिफिनेशंस यह होती है कि जिस फैक्टर की सहायता से, ठीक है, जिस फैक्टर की सहायता से हम किसी सब्सटेंस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, वही फैक्टर उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जिस फैक्टर की सहायता से, ठीक है, जिस फैक्टर की सहायता से हम दो सब्सटेंस को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफरेंट करते हैं, बताते हैं, तो वही फैक्टर क्या कहलाता है, वही फैक्टर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट जो पिछला जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किए थे। ठीक है, एसिड कैसा होता है, इसके पीएच वैल्यू क्या होती है, लिटमस को क्या करता है, इसका स्वाद कैसा होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के दौरान जब सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, मेजरमेंट के दौरान सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई चेंजिंग ना हो, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में मेजरमेंट के दौरान ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है, कंपोजिशंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। इट इज क्लियर है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। Under physical property, during measurement, physical property change. But in case of chemical property, during measurement, physical property change. But in physical property during measurement, compositions will not change. Okay? चलिए हम बात करते हैं एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। तो एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब देखिए, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो घटना क्या क्या होती है। जैसे बात करते हैं एसिड अगर हमारे पास है, एसिड, ओके, एसिड अगर ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, ओके, अभी रिएक्ट करते हैं अगर मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, और रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोक्साइड,
हार्ड ऑक्साइड के साथ, या ये रिएक्ट करता है मेटल सल्फाइड और एंड मेटल बाइसल्फाइड। एक ही चीज ध्यान देना, एसिड तो वैसे क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड। यानी ऐसे सब्सटेंस जो जली मिले में डिसोसिएशन के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं वही क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वांटे आर्रेनियस। ठीक है, लेकिन ब्रॉन्स्टड और लारी ने क्या बताया कि जो पदार्थ क्या करे, जल को प्रोटॉन दे, वो क्या होते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर यह एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ध्यान देना मैं रिएक्शंस दूंगा यहाँ पे, उतारते हुए रहिएगा। अगर यह एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा, ध्यान देना, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल साल्ट बनाएगा, मेटल साल्ट और प्लस क्या देगा उसे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ध्यान देना, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट और प्लस हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सभी के सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करते हैं, केवल वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम का स्थान सबसे ऊपर होता है और गोल्ड का स्थान क्या होता है, सबसे नीचे होता है, और बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स के अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक क्रम से व्यवस्थित करने पर, एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है वही सीरीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। आप लोग जब इंटर में आएंगे, क्लास 11th में आएंगे, तो वहाँ पे है ये टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, वैद्युत रसायन में आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार और डिफाइन करूं कि मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के सही क्रम में एक करेक्ट सीक्वेंस में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, जो सीरीज बनती है, उसी सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में सभी मेटल हैं और जिन मेटल का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, जिस मेटल का स्थान हाइड्रोजन से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, जिस मेटल का स्थान इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही क्या करेंगे, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। लेकिन जिस भी मेटल का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान देना, ऐसे बहुत से मेटल्स हैं जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो जब वह मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसे मेटल जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं, एक एक का डिस्कशन करते हैं कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आइए मैं यहाँ पर मान देता हूँ रिएक्शंस। जैसे हमारे पास मेटल ग्रुप में मान लीजिए क्या क्या है, मेटल ग्रुप में मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, आयरन, सपोज दैट इतने मेटल हमारे पास हैं। और जब इन मेटल का रिएक्शन हम करवा देते हैं एसिड के साथ, एसिड या तो HCl हो या तो फिर क्या हो, H2SO। ठीक है, ये कैसे एसिड होंगे, डायल्यूट एसिड। ठीक है, डायल्यूट मींस क्या, तरल। आपको पता है तरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट होते हैं,
जिसकी सहायता सॉल्यूशंस बने होते हैं, उस कंपोनेंट का नाम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिस भी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वह सॉल्यूशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाएंगे, और जिस सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होंगी, अमाउंट अधिक होगा, वह सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी रिएक्शंस में हम ऐसे देते हैं DIL ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो डाइल्यूट होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये H2SO4 है, एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड है, इसका मतलब कि इस एसिड में एसिड H2SO4 को जल के साथ मिलाया गया। ठीक है, और वहाँ पे जल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी, कम होंगी, तो वह एसिड क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। यदि हम एसिड की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो एसिड कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक रिएक्शन का बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं ये पहला पॉइंट कि जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, मेटल साल्ट मिलेंगे और साथ ही साथ क्या निकलेगा, हार्डनेस निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले मैग्नीशियम की डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तो क्या बना है, मेटल साल्ट यानी MgCl2 और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, हार्डनेस निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2, आप यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर आप इसी मैग्नीशियम का रिएक्शंस करवाते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो मेटल क्या है मैग्नीशियम, तो ये MgSO4 और प्लस क्या H2, एक से बैलेंस है। उसी प्रकार से हम जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं B में क्या जिंक है, अगर जिंक का रिएक्शन उसी प्रकार से S के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और प्लस क्या H2, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कार्बन गैस यहाँ से निकल रही होती है। 2 क्लोरीन है, 2 आपने लिख दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। और इसी जिंक का रिएक्शन आप करवा देते हैं अगर H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट बनाएगा, ZnSO4 और प्लस क्या हाइड्रोजन गैस से निकल गया। ठीक है, एल्युमिनियम की बात कर लें, तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये भी एक एसिड है, चाहे कोई भी एसिड हो, HCl, H2SO4, HNO3 कोई भी एसिड हो, तो यहाँ पे बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस क्या H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 3 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और फिर अगर आप इसी एल्युमिनियम का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करवाते हैं, क्या H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये कैसे बना, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे, एक की वैलेंसी यहाँ पे आ जाएंगी और प्लस क्या यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर ले, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम 2 लिख दिया, यहाँ पे कितने सल्फेट 3, यहाँ पे 3 लिख दिया, कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर आप ये आयरन यानी Fe का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दें तो क्या बनाएगा, FeCl2 बना लेगा और प्लस क्या हाइड्रोजन 2 लिख दिया, तो बैलेंस हो गया। और यही Fe का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो क्या होगा, फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब क्या है, ये सब मेटल है, और जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो उस समय क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे मेटल हैं जिनका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बात करते हैं कॉपर, क्या है कॉपर, यानी ये Mg Zn Al Fe, इनका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल से ऊपर था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर का, क्या कॉपर का, तो कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है नीचे। तो जब ये कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यह
हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कॉपर है, ये कॉपर अगर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो ये क्या देंगे? कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और प्लस क्या? H2। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शंस होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने सल्फर है? 1 और 2, आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, सल्फर बराबर हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 4 8 ऑक्सीजन है, 4 और 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से रिएक्शंस बैलेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, लेकिन जो भी मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नीचे हैं, स्थान पर नीचे हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा क्या? जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो ये घटना है। ठीक है, तो आप इसको उतारिए, मैं मिटाता हूं। तो चलिए अब हम आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड में क्या क्या हमारे पास, जैसे मेटल ऑक्साइड में हम मान सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, सोडियम ऑक्साइड हो इस प्रकार से, या CuO हो या जिंक ऑक्साइड हो, ये सब क्या है? ये सब मेटल के ऑक्साइड है। और यहाँ पे मेटल में क्या लिया था? यहाँ पे हमने मेटल लिया था मैग्नीशियम लिया, एल्युमिनियम लिया और जिंक लिया, आयरन लिया, इनका रिएक्शंस कर रहा है। ठीक है, और एक रिएक्शंस मैंने यहाँ पे बना दिया कॉपर के साथ, जो कॉपर के साथ रिएक्शन हुआ था उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या घटना होगी, तो हम एक एक का डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर ये वाटर के साथ, सॉरी किसके साथ? एसिड के साथ, HCl के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होगा? तो ये देगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या? वाटर। इसको बैलेंस कर लें, कितने क्लोरीन? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक। तो इस प्रकार रिएक्शन बैलेंस है। तो ये कह सकते हैं कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल साल्ट बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? वाटर। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल साल्ट और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अब हम इसको ऐसे देख लें, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या? H2SO4 तो क्या देगा? ये मेटल साल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट और प्लस क्या? वाटर। रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, और इसी प्रकार से अब हम सोडियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। Na2O अगर रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान देना, कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाएगा? मेटल साल्ट यानी कि NaCl और प्लस क्या? H2 बना लेगा। सिंपल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 लिख दिया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 लिख दिया, बाकी क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, अगर आप इसी सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करवा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम साल्ट बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएंगे, सोडियम वही क्या? सल्फेट, यानी Na2SO4 और प्लस क्या? वाटर H2O। वेरी सिंपल। आपको याद क्या करना है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? मेटल साल्ट और वाटर। और जब यही एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, लेकिन वो मेटल जिनका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। ठीक है,
वही हाइड्रोजन देंगे, लेकिन जिसका स्थान नीचे है वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, और क्या है इसमें मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, पांचवा CuO प्लस क्या HCl, तो CuCl2 की तो लिखते हैं प्लस क्या वाटर। ओके, 2 क्लोरीन 2 लिख दें यहाँ पे। अगर H+4 के साथ रिएक्शन होता है Cu2O प्लस क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या देगा ये CuSO4 प्लस क्या वाटर। तो ऐसे रिएक्शंस हैं, तो इसी प्रकार से आपका जिंक क्लोराइड मिलेगा या जिंक सल्फेट मिलेगा। अगर HNO3 के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं आप, तो जिंक नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट, इस प्रकार से ये मेटल साल्ट बना लेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में बनते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ जब होगा तो मेटल साल्ट और क्या देगा, वाटर। ओके, तो चलिए ये भी कंप्लीट होता है। अब हम मेटल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ओके, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल के हाइड्रोक्साइड है। और जब ये मेटल के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड इट मींस NaOH रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या देगा, तो साल्ट देगा, यानी NaCl देगा और प्लस क्या देगा, वाटर। मेटल साल्ट और वाटर, ये NaCl OH क्या बनेगा, वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जब इस एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो क्या कर देगा, मेटल साल्ट और प्लस क्या, वाटर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा आप लोग। तो जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो मेटल साल्ट और प्लस क्या, वाटर देंगे, जो कि इस प्रकार से रिएक्शन बनाए गए हैं। अगला रिएक्शन आप देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, मान लीजिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे, तो क्या देगा, मेटल साल्ट, मेटल हमारा क्या है, कैल्शियम है, और इसका SO4 मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस क्या H2O। इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, 4 हाइड्रोजन्स हो गया, 4 और 2 6 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पे 4 और 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। अगर आप इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप किसके साथ करवा दें, मान लीजिए क्या HCl के साथ करवा देते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम का क्या क्लोराइड बना लेगा और प्लस क्या वाटर। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 लिख दिया, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 2 और 2 4। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ होगा वो क्या बनाएंगे, मेटल साल्ट और वाटर। इसके रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर ये रिएक्शंस, ये एसिड मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड का रिएक्शंस करते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं अगर ये किसके साथ, मेटल सल्फाइड, जैसे मान लीजिए सोडियम Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड हो गया, और सोडियम बाइसल्फाइड मींस NaHSO3, ठीक है, यही 2 चीज है। ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, और जब सोडियम सल्फाइड या बाइसल्फाइड का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। मैं रिएक्शंस करवा देते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास सोडियम सल्फाइड है Na2SO3 का रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे। जब HCl के साथ रिएक्शन होगा इसका तो क्या देगा, मेटल साल्ट NaCl, ठीक है, और इस सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएंगे SO2 और प्लस क्या वाटर, ठीक है। बैलेंस है क्या नहीं, इसको चेक कर लें। 2 सोडियम इस साइड में, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 क्लोरीन आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख दिया, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हैं, 2 1 3। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जब एसिड मेटल सल्फाइड और मेटल बाइसल्फाइड का रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, मेटल साल्ट, मेटल
साल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या H2O। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि जब एसिड मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देख लें कि अगर ये सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3 है तो उसमें आप एसिड रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देगा, तो ये NaCl तो देना ही देना है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मेटल साल्ट, तो सोडियम क्लोराइड ये मेटल साल्ट है। फिर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, वाटर। लिखने के बाद में इसको बैलेंस करते देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन 3 2 1 3, हाइड्रोजन 2 1 और 1 2, एक सल्फर, एक सोडियम, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। कोई भी रिएक्शंस हो, ठीक है, जब रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शन के दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक क्या राइट। तो दोनों साइड में मॉलिक्युलरिटी समान होनी चाहिए। अगर मॉलिक्युलरिटी समान नहीं है तो रिएक्शंस हमारी अनबैलेंस होंगी, यानी कि रिएक्शंस हमारी गलत मानी जाएंगी। इसलिए जब भी आप रिएक्शन बनाएं तो आप ये चेक कर लें कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सीखें कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, कि एसिड कब किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या वो बनाता है। ठीक है, तो आप इसको बता रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ये समझ में आ गया होगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एसिड इनके साथ, तो ये देखो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ ये, ठीक है, और मैंने सारे रिएक्शंस भी बना दिए। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस का। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या, अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या, फिर आओ फिर एक ऐसा ग्राफ तैयार किया जाए बेस। ठीक है, अब अगर बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मान लीजिए एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और अगर ये बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। अगर ये बेस रिएक्ट करते हैं क्या, अमोनियम साल्ट के साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, अगर इस बेस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि अगर ये बेस, अब मैंने बता दिया बेस है क्या, मैंने पहले बताया था कि बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको जल में डालने पर कौन सा आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो जो सब्सटेंस जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, स्वांटे आर्यनियस ने ही बताया था। लेकिन फिर ब्रॉन्स्टेड और लारी ने क्या बता दिया, ब्रॉन्स्टेड और लारी ने बता दिया कि जो सब्सटेंस वाटर से प्रोटॉन को लेते हैं या जिनके पास प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है वो कहलाते हैं क्या, बेस। ये तो पेश करो, ये तो डेफिनेशन हो गई। हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे कि इस बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़नी है। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं। अगर बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड में हमारे पास क्या है, HCl है, H2SO4 है, ये सब हमारे पास क्या है, एसिड। ठीक है, तो जब बेस, जो बेस है, अगर वह बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेस क्या, हमारा बेस हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए NaOH है। ठीक है, अगर ये NaOH एसिड के साथ, एसिड के हमारा HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये मेटल साल्ट यानी NaCl और प्लस क्या, वाटर। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी बेस रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, यानी जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, मेटल साल्ट और प्लस क्या, वाटर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, क्षार है, ये क्या है, एसिड। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, क्या होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है
तो साल्ट और वाटर बनता है और यह प्रोसेस कहलाता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है, तो जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है उस प्रोसेस कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस और व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, और एक प्रोसेस आता है क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक तुल्यांक, एक वन इक्विवेलेंट एसिड और वन इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के पश्चात जितनी एनर्जी उत्सर्जित होती है, वही जो उत्सर्जित हुई एनर्जी होती है, वही एनर्जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जब रिएक्शन होगा, कब, जब वन इक्विवेलेंट बेस और वन इक्विवेलेंट एसिड का रिएक्शन होता है, तो उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वही उत्सर्जित हुई ऊर्जा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। जिसकी अमाउंट कितनी होती है, इसकी अमाउंट होती है 13.7 किलो कैलोरी। कितना, -13.7 किलो कैलोरी की एनर्जी होती है, वो क्या होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताऊँ यहाँ पे, जो मैंने बोला है कि वन इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी एक तुल्यांक क्या होता है, तो किसी पदार्थ की जो तुल्यांकी भार होती है, ठीक है, सब सब्सटेंस का तुल्यांकी भार होगा, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट। ठीक है, तो किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार जितनी मात्रा अगर ग्राम में होती है, वही क्या होगी, उसका वन तुल्यांक होगा। जैसे अगर HCl की बात करते हैं तो HCl का तुल्यांकी भार 36.5 होगा, तो 36.5 ग्राम ये क्या होगा, वन इक्विवेलेंट HCl का होगा। अगर हम बात करते हैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप लोग सीखेंगे, पढ़े होंगे, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n, यहाँ पे इस एसिड की बेसिसिटी होती है, तो बेसिसिटी में जितना ये हाइड्रोसाइंस को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोसाइन को रिलीज करेंगे, इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड भाग दे देते हैं, यानी 98 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 49। ये 49 क्या होगा, इस H2SO4 का वन तुल्यांक, वन इक्विवेलेंट, यानी किसी पदार्थ के तुल्यांक की भार जितनी मात्रा ग्राम में जो होती है, वही क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कहलाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से 3 चीज क्लियर होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। एंड व्हाट डू मीन बाय हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग the reactions of one equivalent of acid and one equivalent of base. The amount of energy released, this amount of energy is called as heat of neutralization. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, वो कितना होता है, -13.7 किलो कैलोरी। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास और बेस है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मान लीजिए रिएक्शन करवा H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो बनाना क्या है, मेटल सॉल्ट, मेटल क्या हुआ, कैल्शियम है, ये कैल्शियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, और प्लस क्या, वाटर N2H2O। क्यों, यहाँ पे 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, 4 और 6 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये बेस का रिएक्शन जब एसिड के साथ हुआ तो मेटल सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इनका, किसका, जब बेस रिएक्ट करते हैं एसिडिक ऑक्साइड के साथ, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हमारे पास, जैसे CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम एसिडिक ऑक्साइड का मतलब जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मैं एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ।
ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ मेटल ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक नेचर के और ऑक्साइड ऑफ मेटल किस नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के, बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और जब ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे बहुत से एसिड हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। बहुत से ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO हो गया, NO हो गया, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे न्यूट्रल की बात नहीं करनी, एम्फोटेरिक की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे देखना है बेस जब एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या देगा। तो हम यहाँ पे बेस हमारे पास ये है क्या, मान लीजिए NaOH है, NaOH अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस क्या, वाटर। मेटल कार्बोनेट और क्या वाटर, यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने पे, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, 3 क्या 4। इसका मतलब ये हो गया कि जब बेस एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और प्लस क्या, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनेट तब दिया जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर यहाँ पे हमारे पास कहीं बेस है NaOH का रिएक्शन हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवा दें तब तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल सल्फाइड आ जाएंगे, यानी कि Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और प्लस क्या दे देगा, ये वाटर दे देगा। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस कर लें, 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 और 2 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 3 4 ऑक्सीजन। ओके, ये क्लियर। तो यहाँ पे एक स्पष्ट होता है कि जब बेस एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जैसा वह ऑक्साइड होगा उसी के हिसाब से उसका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कार्बन ऑक्साइड के साथ है तो आप ऐसे कह सकते हैं, मेटल साल्ट कह सकते हैं, ये मेटल साल्ट और प्लस क्या, वाटर। ये कौन से साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ये कौन सा साल्ट, सोडियम सल्फाइड। इस प्रकार से साल्ट ये बना लेंगे। ठीक है, ये किसके लिए रहा, ये इनके लिए रहा कि जब ये इनके साथ बेस एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन देगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये बेस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करता है। अमोनियम साल्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो बेस हमारे पास क्या क्या है भाई, बेस तो आपको पता है ना, NaOH है, NaOH है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब हमारे पास बेस है। जब ये बेस रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किनके साथ, ये अमोनियम साल्ट के साथ। ठीक है, और अमोनियम साल्ट क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो रिएक्शन बनेगा, जैसे मान लीजिए ये NaOH है, तो NaOH रिएक्ट करके अमोनियम साल्ट यानी NH4Cl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, मेटल साल्ट मींस क्या, NaCl। ये अमोनियम क्या दे देगा, अमोनिया दे देगा, और प्लस क्या से क्या निकल जाएगा, वाटर। इसका मतलब ये क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल साल्ट बना लेंगे, और प्लस अमोनिया गैस बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर।
ये घटना कब होगी? ये घटना तब होगी जब बेस का रिएक्शन अमोनियम साल्ट के साथ होगा, तब ये घटना होगी कि मेटल साल्ट, अमोनियम गैस और क्या अमोनिया गैस और क्या वाटर, इस प्रकार से रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हीट है। ठीक है, अगर हम हीट करते हैं किसको? हम बेस को हीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेस को हीट करते हैं। जब बेस को गर्म करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमारे पास बेस ग्रुप में क्या है? NaOH। ठीक है, जब बेस को आप गर्म करोगे, ठीक है, ये गर्म करने का सिंबल है। अगर ऐसे डेल्टा बना होता है तो इसका मतलब हम इसको गर्म करते हैं। जब हम बेस को गर्म करते हैं तो चलो इसको जरा नीचे बना दें। ये NaOH को जब हम गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड यानी कि Na2O, ठीक है, तो Na तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया और प्लस क्या H2, ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब जब इसको हम हीट करेंगे तो ये किस क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड और प्लस क्या वाटर। जब भी आप किसी बेस को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो बेस क्या करेगा? मेटल ऑक्साइड और वाटर में अपघटित हो जाएगा। जैसे मान हमारे पास बेस और है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो क्या बनना है? मेटल ऑक्साइड। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? CaO और प्लस क्या H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 1 कैल्शियम और 1 कैल्शियम। तो कोई भी मेटल, कोई भी ये बेस है, कोई भी बेस, या यूं कह सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और ये जल में टूट जाएगा। ठीक है, या बेस को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज के टॉपिक्स में समाप्त होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी और बेस की प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद रिएक्शन। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी डिफिनेशंस मैंने बताए हैं, उसको आप अपने किसी पे कॉपी पे उतारें, साफ लिखें और उसको ठीक प्रकार से याद रखें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। साल्ट, क्या हमारा क्लास होगा? साल्ट, क्योंकि एसिड और बेस समाप्त हो गया। अब बारी आती है किसकी? साल्ट की। साल्ट पढ़ाने, ये साल्ट होगा और साल्ट के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे pH क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग क्लास मिस मत कीजिए। जो भी बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें और नोट्स उसका बनाते रहें। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको साल्ट के साथ मिलता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।